कहानी की शुरुआत में हमें एक घबराती हुई लड़की को दिखाया जाता है जो किसी चीज से डरकर भाग रही होती है। थोड़ी ही आगे जाकर वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके ठीक सामने एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक छिपकली किसी जानवर को खा रही थी। तभी वो छिपकली उस लड़की को देख लेती है और उसे खाने के लिए तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो लड़की भी अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से भाग ही रही थी कि तभी बीच में ही उस छिपकली को एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा डायनासोर खा जाता है। ये देखकर तो उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और डर के मारे वो वहाँ से फुल स्पीड में भागना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो डायनासोर उस लड़की को खाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक बहुत ही विशाल आकार का गोरिल्ला आता है और उस लड़की को बचाने के लिए जंगल के सबसे खतरनाक जानवर से लड़ाई करना शुरू कर देता है और उन दोनों खतरनाक जानवरों में तेजी से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पर देखते ही देखते वो गोरिल्ला उस डायनासोर का जबड़ा पकड़कर तेजी से तोड़ देता है, जिससे उस डायनासोर की वहीं पर मौत हो जाती है और गोरिल्ला उस लड़की की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होकर कुछ दिन पीछे चला जाता है, जहाँ हमें एन नाम की एक लड़की न्यूयॉर्क शहर के थिएटर्स में कॉमिक एक्ट्रेस का काम करती हुई दिखाई जाती है। लेकिन एक दिन अचानक से उसका पूरा शो कैंसिल कर दिया जाता है और एन को सैलरी भी नहीं दी जाती। एन के पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा था और पैसों की ज्यादा कमी की वजह से उसे काम के लिए लोगों से मिन्नतें करनी पड़ रही थीं। इसके बाद हमें कार्ल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक फिल्म मेकर होता है। इस वक्त वो अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था। दरअसल वो अलग अलग जानवरों पर फिल्म बनाया करता था, लेकिन इस बार उसका यह काम प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने कार्ल को पैसे ये सब करने के लिए नहीं दिए थे। तभी कार्ल ने उन्हें एक ऐसे रहस्यमय जगह का नक्शा दिखाया जिससे पूरी दुनिया आज तक अनजान है और वो अपनी बची हुई फिल्म की शूटिंग उसी जगह पर करना चाहता था। लेकिन प्रोड्यूसर्स को इस फिल्म में जानवर या फिर कोई रहस्यमय जगह नहीं बल्कि लड़कियां चाहिए थीं। इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने कार्ल को उस रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया। पर कमरे से बाहर जाते ही कार्ल एक कांच के गिलास की मदद से अंदर की बातें सुनता है कि प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को पूरा करने की बजाय इस आधी बनी हुई फिल्म को ही बेचना चाहते हैं। ये सुनकर कार्ल तुरंत अपना सामान उठाकर भाग निकलता है और उसने अकेले ही इस फिल्म को पूरा करने का फैसला कर लिया। लेकिन वहीं मौजूद कार्ल को अपने प्रोस्टोन नाम के असिस्टेंट से पता चला कि उसकी फिल्म की हीरोइन ने भी उसकी फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। तो कार्ल जल्दी से एक नए थिएटर्स में कोई नई हीरोइन ढूंढने के लिए चला जाता है। पर इसी बीच कार्ल की नजर एन पर पड़ती है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एन को इस वक्त बहुत ज्यादा भूख लगी होती है पर उसके पास कुछ खाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसलिए वो एक दुकान पर जाकर जैसे ही एक सेब चुराती है तो दुकान का मालिक उसे वहीं पकड़ लेता है। उसी वक्त कार्ल वहां आ जाता है और जैसे तैसे उसे वहां से छुड़ाकर उसे खाना खिलाने के लिए एक होटल में ले जाता है। अब यहाँ कार्ल एन को बताता है कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मुझे अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश है। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम मेरी फिल्म के लिए बेस्ट रहोगी। इस पर एन इस फिल्म में काम करने के लिए कार्ल से साफ साफ मना कर देती है। पर जैसे ही कार्ल उसे बताता है कि ये फिल्म जैक ब्रिस्कल ने लिखी है, एन ये सुनकर फिल्म में काम करने के लिए मान जाती है क्योंकि जैक उसका फेवरेट राइटर है। अब इसके बाद कार्ल एन को शिप के पास ले जाता है जिसके जरिए वे उस रहस्यमय जगह पर जाकर फिल्म की शूटिंग कर सकें। लेकिन तभी कार्ल के असिस्टेंट ने उसे बताया कि स्टूडियो वालों ने तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दी है और वो कुछ ही देर में तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सुनते ही कार्ल तुरंत शिप के कैप्टन इंग्लाई हॉर्न के पास जाकर उसे एक्स्ट्रा पैसे देने का वादा करते हुए जल्दी से शिप को स्टार्ट करके यहाँ से चलने को कहता है। थोड़ा सोचने के बाद कैप्टन जल्दी से शिप को स्टार्ट करके यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच कार्ल शिप में बैठे हुए जैक के पास जाता है जिसने कार्ल को इस फिल्म की आधी स्क्रिप्ट देकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कार्ल उसे भी अपनी चालाकी से इसी शिप पर रोक लेता है, जबकि जैक कार्ल के साथ इस शिप पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और इधर जब स्टूडियो वाले पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँचे तो कार्ल और उसके साथी पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। अब इस तरह कार्ल अपनी पूरी टीम को सिंगापुर ले जाने के बहाने उस रहस्यमय जगह को ढूंढने के लिए निकल पड़ा जिसका नाम था स्कल आइलैंड। इस शिप पर कमरों की कमी होने की वजह से कैप्टन ने जैक को एक ऐसा कमरा दिया जहां जानवरों को रखा जाता है। लेकिन इस शिप में कई सारी क्लोरोफॉर्म की बोतलें और पिंजरे देखकर जैक साफ समझ जाता है कि कैप्टन हर तरह के जानवरों को पकड़ने में माहिर है और इस काम में उसका साथ मिस्टर हाइस, जिमी और लंपी देते हैं। अब डिनर के बाद कार्ल ने एन को अपनी टीम से मिलवाया जहां एन अपने फेवरेट राइटर जैक से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। अब अगले दिन से ही कार्ल ने फिल्म के हीरो ब्रूस और हीरोइन एन के साथ फिल्म की शूटिंग करना शुरू कर दी थी। लेकिन इसी बीच कार्ल का सिंगापुर जाने की बजाय स्कल आइलैंड जाने का सच सबके सामने आ जाता है, जिसके लिए कार्ल ने जहाज के कैप्टन को ज्यादा पैसे देकर उसे तो मना लिया। लेकिन हॉइस और लंपी ने वहां ना जाने की वार्निंग देते हुए कहा कि आज से 7 साल पहले उन्हें समुद्र में एक अनजान आदमी मिला था जिसका जहाज एक टापू से जाकर टूट गया था।
उस आदमी का कहना था कि वहाँ 100 फीट ऊंची एक दीवार है जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो दीवार आखिर कितनी पुरानी है, और उस दीवार के पीछे एक ऐसा मॉन्स्टर रहता है जो ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। इतना बताते ही उस अनजान आदमी ने खुद के पेट में चाकू घुसाकर वहीं पर अपनी जान दे दी थी। इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर तुमने उस आइलैंड को ढूंढ भी लिया तो वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आने वाला। ये सुनकर कार्ल को उनकी बातें झूठी लग रही थीं, इसलिए कार्ल ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जैसे जैसे जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, उस वक्त जैक और एन के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गईं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। कुछ देर के बाद कैप्टन ने अपने जहाज का रास्ता बदल लिया, क्योंकि वो जान चुका था कि पुलिस ने कार्ल के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। अब कार्ल के बहुत समझाने के बाद भी कैप्टन ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अचानक से कैप्टन के दिशा बताने वाले यंत्र ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से उनका जहाज वैसे ही सफेद कोहरे की तरफ बढ़ने लगा था जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था। ये देखकर कैप्टन अपने जहाज को पीछे ले जाने की कोशिश करता है, पर उनका जहाज चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों से घिर चुका था, जिसकी वजह से वहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया था। अब कुछ देर बाद जब सफेद कोहरा थोड़ा साफ हुआ तो उन्हें आगे एक आइलैंड नजर आया। ये वही आइलैंड था जिसकी खोज में कार्ल इन सबको अपने साथ लेकर इस सफर पर निकला था। इसके बाद जब मौसम पूरी तरह साफ हुआ तो कैप्टन जल्दी से अपने साथियों के साथ चट्टानों में फंसे अपने जहाज को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन इधर कार्ल अपने कुछ साथियों के साथ शूटिंग करने के लिए उस आइलैंड तक पहुंच चुका था, जहां पर उन्हें हर तरफ जानवरों और इंसानों के कंकाल दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहाँ एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उन्हें यहाँ से वापस जाने का इशारा कर रही होती है। ये देखकर जब कार्ल उस बच्ची को चॉकलेट देता है तो वो बच्ची अचानक से कार्ल के हाथ पर तेजी से काट लेती है। अब उसी समय उस आइलैंड पर मौजूद सभी आदिवासी लोग उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देते हैं। उन आदिवासियों ने देखते ही देखते कार्ल के साथियों के सिर फोड़कर उन्हें वहीं पर मार डाला। और इधर जब डर के मारे एन जोर से चिल्लाती है तो उस बड़ी दीवार के दूसरी ओर रहने वाला दानव जाग जाता है, जिसे वो कबीले वाले कोंग कहते हैं। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि यहाँ मौजूद जहाज पर कैप्टन और उसके साथियों तक भी पहुंच गई थी। इसलिए वे जल्दी से कार्ल और उसके साथियों को बचाने के लिए उस आइलैंड पर चले आते हैं। जैसे ही आइलैंड पर आकर कैप्टन ने एक आदिवासी को अपनी बंदूक से मार गिराया तो वहाँ के सभी आदिवासी लोग डर कर तेजी से भागने लगे। इसके बाद कैप्टन सबको सही सलामत बचाकर वापस अपने जहाज पर ले आता है और जहाज को चट्टानों से बाहर निकालने की कोशिश में जुट जाता है। पर इसी बीच कुछ आदिवासी लोग जहाज में घुसकर एन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और अपनी पूरी रीति रिवाजों के साथ एन को दीवार के ऊपर लटका देते हैं ताकि दीवार के उस पार वाला दानव आकर अपनी भूख मिटा सके। दूसरी तरफ काफी कोशिश करने के बाद आखिर में कैप्टन अपने जहाज को चट्टानों के बीच से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। पर इसी बीच जैक को जहाज पर एक आदिवासी के गले की माला मिलती है तो वो पूरी तरह समझ जाता है कि आदिवासी एन को उठाकर अपने साथ ले गए हैं। इसलिए जैक जल्दी से एन को वापस लाने के लिए सबको अपने साथ लेकर उस आइलैंड की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब तक वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो दानव एन के ठीक सामने आ चुका था। दरअसल वो दानव एक बहुत ही विशाल आकार का गोरिल्ला था जिसे आदिवासी कोंग के नाम से बुलाते हैं। तभी कोंग एन को उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाता है। ये देखकर कैप्टन एन को कोंग से बचाकर वापस लाने के लिए एक टीम तैयार करता है, जिसे वो जंगल में भेज देता है और खुद जहाज पर रुककर उनका इंतजार करने का फैसला करता है। इधर कोंग एन को अपने हाथ में पकड़कर तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था, पर एन उसकी इतनी उछल कूद सहन नहीं कर पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एन को ढूंढने निकली टीम का सामना एक बहुत बड़े डायनासोर से हो जाता है, जिसे वे अपनी बंदूक से फायरिंग करके वहीं मार गिराते हैं। इसके बाद जैक और उसके साथियों को जंगल में घूमते घूमते सुबह हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक जगह रुककर आराम करने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच कार्ल को वहाँ बहुत सारे डायनासोर का झुंड दिखाई देता है। उसे देखकर वो ब्रूस के साथ शूटिंग करने में लग जाता है, लेकिन इसी बेवकूफी की वजह से वहाँ कुछ शिकारी डायनासोर आ जाते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद शाकाहारी डायनासोर का झुंड तेजी से भागने लगता है और उसी के साथ कार्ल और उसके साथी भी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर इस भगदड़ की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि उन डायनासोर के बीच कुछ मांसाहारी डायनासोर भी थे जो उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस हादसे में उनके 4 साथी मारे जाते हैं। ये सब देखकर ब्रूस बहुत डर जाता है, इसलिए वो 2 लोगों के साथ वापस जहाज पर लौट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एन अब तक मर चुकी होगी। दूसरी तरफ जब एन को होश आता है तो वो देखती है कि वो कोंग के घर पर है। ये देखकर एन कोंग की नजरों से बचकर वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, पर तभी कोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कोंग से बचने के लिए एन उसके सामने अलग अलग करतब दिखाना शुरू कर देती है, जिन्हें देखकर कोंग को भी बहुत मजा आता है। और एन जब भी खड़ी होती तो कोंग
उसे धक्का मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता और जोर जोर से हंसने लगता। और जब एन ये सब करते करते थक गई तो वो कोंग को ऐसा करने से मना करने की कोशिश करती है। ये सुनकर कोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ तोड़फोड़ करने लगता है। फिर एन को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला जाता है। अब कोंग के वहाँ से जाते ही एन भी तेजी से जंगल से होते हुए जहाज की ओर भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कार्ल और उसके साथी एन को ढूंढने के चक्कर में बार बार जंगल के नए नए जानवरों का सामना कर रहे थे। इस समय वो टूटे हुए पेड़ों की नाव बनाकर उसकी मदद से नदी पार कर रहे थे कि तभी नदी में से अजीब दिखने वाले बड़े बड़े कीड़े निकलकर उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देते हैं। पर कुछ ही देर बाद वो कीड़े वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि नदी के अंदर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक जानवर आ गया था। तभी अचानक से उनकी नाव पर तेजी से हमला कर उसे पलट देता है। अब जैसे तैसे वे लोग अपनी जान बचाकर नदी के किनारे आ जाते हैं। पर इसी बीच उनका एक साथी किनारे आ ही रहा था कि तभी बीच में ही वो भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर उसे भी खा जाता है और इस सब में उनके 2 साथी और मारे जाते हैं। इसके बाद वे नदी से बाहर निकलकर एक बड़ी गुफा के सामने आ पहुंचते हैं। वे लोग उस गुफा को ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी उस गुफा के अंदर से वही गोरिल्ला बाहर निकलकर उनके एक साथी को अपने हाथ से तेजी से पकड़ लेता है। और जैसे ही वह हाइस कोंग पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कोंग उसे तेजी से दूर खाई में फेंक देता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद बाकी लोग एक टूटे हुए पेड़ की मदद से जल्दी से खाई पार करने की कोशिश करते हैं। पर तभी कोंग उस पेड़ को पकड़कर तेजी से घुमा देता है जिससे पेड़ के साथ वे सभी लोग सीधे उसी खाई में जाकर गिरते हैं जिसमें कोंग ने हाइस को फेंका था। दूसरी तरफ एन जब अपने जहाज की तरफ तेजी से जा रही थी कि तभी वो गलती से एक छिपकली के सामने आ जाती है जो बहुत ही बड़ी और खतरनाक थी। अब ये कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। एन उस छिपकली से बचने के लिए एक खोखले पेड़ के अंदर जाकर छुप जाती है। इसी बीच वहाँ एक और छिपकली आ जाती है और एक छिपकली एन को खाने के लिए उस खोखले पेड़ के अंदर तेजी से जा ही रही थी कि तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आकर उसमें से एक छिपकली को बड़ी ही बेरहमी से खा जाता है और दूसरी छिपकली उसे देखकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अब उसी खोखले पेड़ के अंदर छुपी एन पर जैसे ही कुछ बड़े बड़े कीड़ों ने हमला किया तो एन डर के मारे तुरंत वहाँ से बाहर भाग जाती है। लेकिन जब एन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि वो डायनासोर अभी तक वहीं खड़ा था। ये देखकर एन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देती है पर वो खतरनाक डायनासोर उसका पीछा छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा था। फिर जैसे तैसे एन उस डायनासोर से बचने के लिए 1-2 बार छुपने की कोशिश भी करती है पर उस खड़ूस डायनासोर ने उसे फिर भी ढूंढ निकाला। और जैसे ही वो डायनासोर एन को खाने ही वाला होता है कि तभी एन के चिल्लाने की आवाज से वहाँ कोंग आ जाता है और एन को अपने हाथ में उठाकर उस डायनासोर से तेजी से लड़ाई करना शुरू कर देता है। पर इसी बीच वहाँ दूसरा डायनासोर भी आ जाता है। दोनों डायनासोर मिलकर कोंग पर तेजी से हमला करना शुरू कर देते हैं और दोनों डायनासोर कोंग पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि कोंग एन को बचाते हुए उनका मुकाबला कर रहा था। इसी दौरान जब कोंग ने दोनों डायनासोर को खाई में फेंकने की कोशिश की तो एक डायनासोर ने कोंग का पैर पकड़ लिया जिससे उन दोनों डायनासोर के साथ साथ कोंग भी खाई में गिरने लगते हैं और खाई में लटक रही पेड़ों की लंबी लंबी बेलों में जाकर फंस जाते हैं जहां वो खूंखार डायनासोर अभी भी एन को खाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जब एन उस खाई से होते हुए नीचे आती है तभी वही डायनासोर आ जाता है और एन को खाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर कोंग बेलों में फंसे हुए डायनासोर को जैसे तैसे मार देता है। इधर वो डायनासोर एन के काफी करीब आ चुका था और जैसे ही उसे खाने वाला होता है तभी उसके सामने कोंग आकर खड़ा हो जाता है जिसके बाद दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कोंग उस डायनासोर का जबड़ा तोड़कर उसे वहीं मार देता है। इसके बाद कोंग एन की तरफ पीठ करके उसे ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो अभी भी उससे नाराज है। अब कोंग एन को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर उस खाई में गिरने के बाद जब जैक को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत ही बड़े बड़े कॉकरोच उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर जैक तुरंत अपने बैग से एक फ्लेयर स्टिक निकालता है, उसे जलाकर तेजी से कॉकरोच की तरफ फेंकता है जिससे वो डर के मारे भाग जाते हैं। फिर जैक वहाँ मौजूद अपने बाकी साथियों को भी होश में लाता है जो इस घटना में अपने कुछ साथियों को खो देने की वजह से बहुत दुखी थे। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी शायद कार्ल ही था क्योंकि खाई में गिरने की वजह से उसका कैमरा भी टूट चुका था। तभी कुछ अजीब दिखने वाले जानवर अचानक से उन पर हमला कर देते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उन जानवरों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं लेकिन इसके बावजूद इस सब में कुछ जानवर लंपी को अपना शिकार बना लेते हैं। इसी बीच वही बड़े बड़े कॉकरोच भी वहाँ आकर उन पर तेजी से हमला करने लगते हैं। जानवरों की बढ़ती तादाद की वजह से अब सिर्फ कार्ल, जैक और जिमी ही बचे थे। लेकिन थोड़ी ही दूर भागने पर उन तीनों के सामने मकड़ी जैसे दिखने वाले जानवर आ जाते हैं
अब उन तीनों की जान बच पाना भी नामुमकिन जैसा ही लग रहा था। वे अजीब दिखने वाले जानवर उन तीनों पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां कैप्टन अपने कुछ साथियों को लेकर उनकी मदद करने आ पहुंचा, जो उन जानवरों को गोलियों से भूनते हुए सबको बचाकर खाई से बाहर ले आते हैं। अब खाई से बाहर आते ही कैप्टन ने जैक और बाकी साथियों को वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि उसके हिसाब से एन अब तक मर चुकी होगी। लेकिन जैक को अभी भी पूरा यकीन था कि एन अभी भी जिंदा है, इसलिए वो एन को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर अकेला ही चला जाता है। दूसरी तरफ कोंग एन को लेकर अपनी गुफा में पहुंच जाता है, जहां वो दोनों ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा देख रहे थे। पर कोंग एन से अभी भी नाराज होकर बैठा था, इसलिए एन ने फिर से कुछ करतब दिखाकर कोंग को मनाने की कोशिश की और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गई। अब ढलते सूरज के इस नजारे को देखते देखते रात हो जाती है और कोंग एन को अपनी गोद में ही सुला लेता है। इसी बीच जैक भी एन को ढूंढते हुए कोंग की गुफा तक पहुंच गया था। वो कोंग के पास जाकर चुपचाप एन को जगाकर उसे वापस चलने को कहने लगता है। जैक जैसे ही एन का हाथ पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है कि तभी कोंग की आंख खुल जाती है और जैक को वहां देखकर उस पर तेजी से हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन कोंग के चिल्लाने की आवाज से गुफा में सो रही बड़ी बड़ी चमगादड़ जाग जाती है और बाहर निकलकर कोंग पर तेजी से हमला करना शुरू कर देती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर जैक एन को लेकर एक पेड़ की टहनी की मदद से उस पहाड़ से नीचे उतरने लगता है, पर बीच में ही उन चमगादड़ों ने जैक और एन पर भी तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। इसी दौरान कोंग भी उन्हें देख लेता है और उस पेड़ की टहनी को पकड़कर ऊपर खींचने लगता है। इसलिए कोंग से बचने के लिए जैक ने उन्हीं चमगादड़ों में से एक का पंख पकड़ लिया और वह चमगादड़ उन दोनों को नीचे लाकर समुद्र में फेंक देता है। अब समुद्र में तैरते हुए जैसे तैसे करके जैक और एन उस बड़ी दीवार के पास आ पहुंचते हैं, जबकि इधर कोंग अभी भी एन का पीछा कर रहा था। दीवार के पास पहुंचकर जैक ने जल्दी से कार्ल को ब्रिज को नीचे गिराने को कहा, ताकि वे लोग ब्रिज से होते हुए वहां से निकल सकें। पर कार्ल का प्लान कुछ और ही था। जैसे ही कार्ल ने ब्रिज को घुमाया तो जैक और एन उस ब्रिज को पार करने लगते हैं। तभी कोंग भी उनके पीछे पीछे उस ब्रिज के काफी करीब आ गया था। इधर कार्ल और उसके सभी साथी कोंग को पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने जैसे तैसे कोंग को जाल में फंसा लिया और उसे बेहोश करने के लिए उस पर क्लोरोफॉर्म फेंकने लगे। ये देखकर एन कोंग को आजाद करने के लिए बार बार चिल्ला रही थी, पर उनमें से किसी ने भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अब जैक जैसे ही एन को जबरदस्ती जहाज में ले जाने की कोशिश करता है तो कोंग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी ताकत के सामने उनकी सारी प्लानिंग वहीं धरी की धरी रह जाती है। ये देखकर कैप्टन ने जल्दी से अपने बाकी साथियों को यहाँ से निकलने को कहा। इसके बाद वे लोग बोट की मदद से यहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी कोंग वहाँ आकर उनकी बोट पर तेजी से हमला कर देता है, जिसमें कार्ल भी मौजूद था। कोंग के हमले से कार्ल उछलकर एक चट्टान पर जाकर गिरता है, लेकिन वहीं कार्ल छुपकर सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही कोंग उसके सामने से गुजरता है तो कार्ल कोंग के मुंह पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फोड़ देता है, जिससे कोंग एन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कोंग के बेहोश हो जाने के बाद कार्ल उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मानना था कि कोंग को देखने के लिए लोग बहुत सारी टिकट्स खरीदेंगे और इससे वे सब बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। इसके बाद सीन कट होकर कुछ दिन आगे बढ़ जाता है और आज कार्ल अपने एक शो में कोंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताकर लोगों के सामने पेश करने वाला था। कार्ल के इस शो को देखने के लिए वहां बहुत भारी मात्रा में लोग जमा हो चुके थे, जिसमें उसके वो प्रोड्यूसर्स भी शामिल थे जो पहले उसे जेल भिजवाना चाहते थे। अब कुछ ही देर बाद कार्ल अपना शो शुरू कर देता है, जिसमें कोंग को बड़ी बड़ी और मजबूत जंजीरों से बांधा हुआ था और कार्ल ने यहाँ पर वैसा ही सेटअप तैयार किया था जैसा जंगल में उस बड़ी दीवार के सामने बनाया गया था। लेकिन जैसे ही कोंग ने अपने सामने एक लड़की को बंधा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लड़की एन नहीं बल्कि कोई दूसरी थी। दरअसल कार्ल जो कोंग के साथ कर रहा था वो एन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने कार्ल का साथ देने से साफ मना कर दिया था। खैर, सामने बंधी उस लड़की को देखकर कोंग गुस्से में अपनी हाथों की जंजीरों को तोड़ देता है और उस लड़की को अपने हाथों में उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये एन नहीं है, तो कोंग उस लड़की को दूर फेंक देता है और गुस्से में वहाँ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। ये देखकर थिएटर में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच कोंग की नजर जब जैक पर पड़ती है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि उस आइलैंड पर जैक ही था जो एन को उससे दूर ले गया था। इसके बाद कोंग जैक का पीछा करते हुए थिएटर से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही गुस्से में सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर देता है। इसी बीच जब जैक देखता है कि कोंग अलग अलग लड़कियों को पकड़कर देख रहा है तो वो समझ जाता है कि कोंग एन को ढूंढ रहा है। जैक ये भी जानता था कि कोंग एन को ढूंढने के लिए उसका पीछा जरूर करेगा, इसलिए वो एक कार में बैठकर कोंग को शहर से दूर ले जाने लगता है। लेकिन
लेकिन कोंग की फुर्ती की वजह से वो पलक झपकते ही उसकी गाड़ी के पास पहुंच जाता है और जैक की गाड़ी को पलटकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। इसी बीच एन कोंग को ढूंढती हुई खुद कोंग के सामने आ जाती है। जैसे ही कोंग एन को देखता है तो वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसके बाद वो एन को उठाकर एक नदी के पास ले जाता है जिस पर बर्फ जमी हुई थी और उस बर्फ पर स्लाइड करते हुए वो बच्चों की तरह एन के साथ खेलने लगता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि आर्मी की पूरी फौज वहां आ जाती है और तुरंत कोंग पर तेजी से हमला करना शुरू कर देती है, जिनसे बचते हुए कोंग तेजी से छलांग लगाते हुए शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर आ पहुंचता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतनी ऊंचाई पर एन और उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। उसी बिल्डिंग पर बैठकर कोंग एन को इशारा करते हुए वैसे ही ढलते हुए सूरज की खूबसूरती के बारे में बताता है जैसे जंगल में एन ने उसे बताया था। लेकिन तभी वहाँ एयरफोर्स आकर कोंग पर फिर से हमला करना शुरू कर देती है। कोंग उस बिल्डिंग के टॉप पर जाकर अपनी ताकत के बल पर जैसे तैसे उनके 3 प्लेन को बर्बाद कर देता है। लेकिन जैसे ही वे लोग कोंग पर दूर से हमला करने वाले थे, तभी एन बिल्डिंग चढ़ते हुए कोंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर एयरफोर्स वाले सामने से हमला करने की बजाय कोंग के पीछे से हमला करते हैं। जख्मी कोंग एन की तरफ दर्द भरी आंखों से देखता है, लेकिन एन चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। फिर कोंग देखते ही देखते बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और नीचे मौजूद लोगों को कोंग की मौत पर कोई भी अफसोस नहीं होता, बल्कि वो तो मरे हुए कोंग के साथ फोटो खिंचवाने में लग जाते हैं। जबकि बिल्डिंग के ऊपर एन कोंग की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी जैक भी बिल्डिंग चढ़ते हुए एन के पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। पर कोंग के साथ ये सही हुआ या गलत, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।